किसी गांव में तारा नाम की एक औरत अपनी 3 बेटे और 3 बहुओं के साथ रहती थी। तारा के तीनों बेटे बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन दूसरी तरफ तारा की तीनों बहुएं बहुत ज्यादा खर्चीली और बेवजह का दिखावा करने वाली थी। फिर एक दिन तारा की तीनों बहुएं महंगी साड़ी पहनकर गांव में घूम रही थी। तभी कुछ औरतें उन तीनों को देखकर मुंह बना लेती हैं। अरे ये देखो, तारा की तीनों बहुएं बड़ी बन-ठन के जा रही हैं। ये तीनों मजदूरों की पत्नियां हैं, फिर भी बाहर वालों के सामने ऐसे इतरा के चलती हैं जैसे किसी अमीर सेठ की पत्नियां हो। अरे ये तीनों तो बेवजह दिखावे के चक्कर में अपने ससुराल का सत्यानाश करने पर तुली हैं। देख लेना, एक दिन इन तीनों को बहुत पछताना पड़ेगा। इस तरह तारा की तीनों बहुओं को गांव में कोई पसंद नहीं करता था। फिर एक दिन बड़ी बहू का जन्मदिन आता है। वो अपनी दोनों देवरानी के साथ बाजार खरीदारी करने पहुंच जाती हैं और वहां से पूरे 50,000 का लहंगा खरीद कर घर ले आती हैं। उस लहंगे को देख तारा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बहू, ये तूने क्या कर दिया? इतना महंगा लहंगा खरीद कर ले आने की क्या जरूरत थी? इससे तो कई महीनों तक हमारे घर का खर्च चल जाता। अरे मम्मी जी, ये लेटेस्ट फैशन का लहंगा है, आप ये सब बातें नहीं समझोगी। हाँ मम्मी जी, अगले हफ्ते हम दोनों अपनी दीदी की तरह महंगा लहंगा खरीद कर लाने वाली हैं। अरे सत्यानाश हो, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो ये तीनों मेरे घर पर बहू बनकर आ गई। ये तीनों को तो एक पैसे की अक्ल नहीं है और फैशन के नाम पर कचरा उठाकर घर ले आती हैं। अब मैं इनका क्या करूं? दूसरी तरफ तारा की तीनों बेटे भी अपनी पतियों से बहुत परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन, माँ, हमारे मालिक ने हमें काम से निकाल दिया है। जब तक हमें दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक घर का खर्चा बहुत सोच समझकर चलाना होगा। दूसरी तरफ जब ये बात तीनों को पता चलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? हमारे पतियों की नौकरी चली गई, अब हमारे खर्च के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ दीदी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, बिना पैसों के तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। फिर वो तीनों मन मार कर रह जाती हैं। फिर अगले दिन तारा घर में रूखा सूखा खाना बनाकर तीनों के सामने परोस देती है। मम्मी जी, इतना बकवास खाना तो जानवर भी नहीं खाएंगे और आप हमें खिलाना चाहती हो? हटाइए इस खाने को, हम नहीं खाने वाली। मेरे तीनों बेटों की नौकरी छूट गई है, अब तुम्हें इसी तरह का खाना खाने को मिलेगा और इसकी आदत डाल लेना। इतना कहकर तारा वहां से चली जाती है। काफी देर भूख बर्दाश्त करने के बाद तीनों बहुओं से रहा नहीं जाता और वो मजबूर होकर वो तारा का बनाया हुआ खाना खाने लगती हैं। फिर एक दिन कपड़े धोने वाला धोबी उन तीनों बहुओं से अपने पैसे मांगने आता है। और पिछले 2 महीनों से आपने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, आज मैं अपने सारे पैसे लेने आया हूँ। धोबी को गुस्से में देख तीनों बहुएं घबरा जाती हैं। पर वो तीनों धोबी से कुछ महीनों की मोहलत मांगती हैं, लेकिन धोबी उन तीनों पर बहुत नाराज था। वो उनकी एक नहीं सुनता और घर पर रखे उन तीनों के सारे कपड़े उठाकर अपनी साइकिल के पीछे रख देता है। मुझे पता है तुम तीनों के पतियों की नौकरी छूट गई है, इसीलिए तुम मेरे पैसे नहीं चुका सकती। अब मैं तुम तीनों के कपड़े बेचकर अपने पैसे वसूल कर लूंगा। इतना कहकर धोबी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पड़ोस में रहने वाली सभी लोग उन तीनों बहनों का तमाशा बनते हुए देख उन पर हंसने लगते हैं। लोगों को अपने ऊपर हंसते देख उन तीनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो तीनों सर झुकाकर घर से अंदर चली जाती हैं। उस दिन की घटना से तीनों बहुओं को अक्ल आ जाती है और वो तीनों अपनी गरीबी स्वीकार करके उसी माहौल के हिसाब से रहना शुरू कर देती हैं। ये देख तारा और उसके बेटे बहुत खुश होते हैं। अब तुम तीनों पूरी तरह सुधर गई हो। हमने तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए झूठ कहा था, असल में हमारी कोई नौकरी नहीं गई है, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम तीनों पैसों का हमेशा सही इस्तेमाल करोगी। आपने बिल्कुल सही कहा,
हम तीनों बेकार के दिखावे के चक्कर में पड़कर अपने घर का सत्यानाश कर रही थी, लेकिन अब हम तीनों अच्छी बहू बनकर दिखाएंगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और तारा अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है। किसी गांव में रोजी नाम की एक औरत रहती थी। रोजी खाना बनाने का ऑर्डर लिया करती थी। रोजी के हाथों का बना हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। इस वजह से जब भी किसी के घर में किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम होता तो लोग रोजी को अपने यहाँ खाना बनाने के लिए बुलाया करते थे। रोजी के पास बिल्कुल फुर्सत नहीं होती थी और वो हमेशा काम में व्यस्त रहती थी, जिस वजह से उसकी आमदनी भी बहुत होती थी। रोजी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। साथ ही जब भी उसे मौका मिलता तो अपने लिए नई साड़ी और गहने खरीद कर लाती थी। रोजी की इस हंसती खेलती जिंदगी को देख उसके पड़ोस में रहने वाली अनीता को बहुत जलन होती थी और वो किसी भी तरह रोजी का व्यापार चौपट करना चाहती थी। फिर एक दिन रोजी बाजार की ओर खरीदारी करने जा रही थी। तभी रास्ते में वो देखती है कि एक परी को दो बदमाश परेशान कर रहे हैं। अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इन लुटेरों से बचाओ। रोजी फौरन अपने थैले से मिर्च पाउडर निकालकर उन दोनों बदमाशों की आंखों में डाल देती है और वो दोनों डर से तड़पने लगते हैं। चलो भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं पत्थर से तुम दोनों का सर फोड़ दूंगी। फिर वो दोनों बदमाश घबराकर वहाँ से भाग निकलते हैं। मुझे इन बदमाशों से बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आती तो ये मेरे सारे गहने लेकर भाग जाते। आज मैं अपनी जादुई छड़ी साथ लेकर नहीं आई थी, वरना मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाती। लेकिन तुम अकेली सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? आज मेरी बहन की सगाई है। मैंने सुना है पृथ्वी पर बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलता है, इसीलिए मैं पृथ्वी के किसी अच्छे कुक को अपने यहाँ खाना बनाने का ऑर्डर देने आई हूँ। मैं खाना बनाने का काम करती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर पर चलकर मेहमानों के लिए खाना बना सकती हूँ। रोजी की बात सुनकर परी खुश हो जाती है और उसे लेकर अपने घर चली जाती है। उसके बाद रोजी सगाई में आए सभी मेहमानों से ऑर्डर लेकर उनके मनपसंद का खाना बनाकर तैयार कर देती है। रोजी के हाथ का बना हुआ खाना खाते ही मेहमान खुश हो जाते हैं और जमकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह रोजी, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैं चाहती हूँ कि हर हफ्ते तुम यहाँ आकर मेरे लिए खाना बनाना शुरू कर दो। हाँ बिल्कुल, मैं हर हफ्ते तुम्हारे लिए खाना बनाने आ जाऊंगी। इस तरह रोजी और परी में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर परी रोजी को उपहार के तौर पर एक जादुई सेब से बना घर देती है। उस घर का आकार बहुत बड़ा और सुंदर था। मेरी तरफ से ये हमारी दोस्ती की निशानी है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और अपने परिवार के साथ मजे से इस घर में रहो। ये घर ऊपर लगी चिमनी से रोज एक सोने का सिक्का बाहर निकाल कर गिराया करेगा। परी की बात सुनकर रोजी बहुत खुश होती है और उसके बाद रोजी उस घर के अंदर चली जाती है। फिर अगले ही पल वो घर हवा में उड़ता हुआ रोजी के गांव पहुंच जाता है। उस घर को देख रोजी का पति और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। तभी रोजी की सास कहती है, अरे वाह बहू, ये सेब से बना घर तो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज से हम सभी इस जादुई सेब से बने घर में रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जादुई सेब के घर को देख अनीता गुस्से से तिलमिला जाती है। फिर अगले दिन रोजी को जादुई सेब का घर रोज एक सोने का सेब देने लगता है। उन सोने के सेब को बेचकर रोजी बहुत धनवान बन जाती है। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन अनीता जलन के मारे जादुई सेब के घर को जलाकर राख करने का फैसला कर देती है। फिर एक रात रोजी अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गई हुई थी।
इस बात से अनीता बहुत खुश होती है। यही सही मौका है, इससे पहले कि वो लोग लौट कर आए, मैं इस जादुई सेब के घर को जलाकर नष्ट कर दूंगी। इतना कहकर अनीता उस जादुई सेब के घर के ऊपर ढेर सारा पेट्रोल डालना शुरू कर देती है और मशाल से वहां आग लगा देती है। लेकिन अगले ही पल जादुई सेब के घर के ऊपर पानी बरसने लगता है और वो आग पूरी तरह बुझ जाती है। इससे पहले कि अनीता कुछ समझ पाती, तभी जादुई सेब का घर अनीता को जोरदार बिजली के झटके देने लगता है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, अरे कोई मेरी मदद करो। तभी वो जादुई सेब का घर अनीता से कहता है, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जा दुष्ट लड़की, वरना मैं अपनी जादुई तलवार प्रकट करके तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, मुझे मेरा सबक मिल गया है। आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर अनीता वहां से भाग जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से अनीता पूरी तरह सुधर जाती है। दूसरी तरफ रोजी अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। किसी गांव में रीना नाम की एक लड़की अपने पति और सास के साथ रहती थी। रीना दिखने में बहुत खूबसूरत थी, साथ ही उसके कद गति बहुत अच्छी थी। इस बात पर रीना को बहुत घमंड था। फिर एक दिन रीना एक कपड़े की दुकान में अपने लिए कपड़े खरीद रही थी। तब उस दुकान के अंदर एक बौनी औरत दाखिल होती है। उस औरत का शरीर बहुत छोटा था। उसे देख रीना जोर जोर से हंसने लगती है। देखो, तुम इस तरह मेरी बेइज्जती मत करो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। शरीर छोटे बड़े होने से क्या होता है, इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए। अरे रहने दे, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें मत कर। तू एक बंदरिया दिखती है, इसीलिए तुझे देखकर कोई भी तेरा मजाक उड़ा देगा। बस बहुत हो गया, अगर अब तुमने एक लफ्ज भी कहा तो ठीक नहीं होगा। अच्छा तो ये बात है, तू मुझे धमकी दे रही है, रुक जा अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर रीना अपनी सैंडल उतारकर उस औरत के सर पर मारने लगती है और उसे मारती हुई बाहर सड़क पर ले जाती है। उसके बाद रीना सड़क के बगल में बह रही नाले में उसे धक्का दे देती है। देख लिया ना मुझसे लजने का अंजाम, अब इसी नाले में पड़ी रह, कोई तुझे बाहर नहीं निकालेगा। इस तरह उस औरत की बेइज्जती करके रीना मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। रीना के इस बर्ताव से उस औरत को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल वो औरत बहुत बड़ी जादूगरनी थी। घर जाकर सबक सिखाने का फैसला करती है। फिर अपनी जादुई गोले की मदद से बौनी औरत रीना के घर का पता लगा लेती है। रात होते ही वो चुपके से रीना के घर में दाखिल हो जाती है। उस समय रीना गहरी नींद में सो रही थी। तभी वो औरत रीना के मुंह में जादुई पानी की कुछ बूंदें डालकर वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह रीना का शरीर असाधारण रूप से बड़ा होने लगता है। रीना के बढ़ते हुए शरीर को देख उसका पति और उसकी सास दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे बहू, अचानक तो इतनी लंबी कैसे हो गई? हाँ भाग्यवान, तुम तो जरूरत से ज्यादा ही लंबी हो गई हो। आखिर ये सब क्या है? मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर के साथ ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ रीना को बहुत जोरों से भूख लगती है। उस वक्त गांव में किसी की शादी चल रही थी। रीना फौरन वहां पहुंच जाती है और शादी में बना खाना खाने लगती है। रीना के बड़े शरीर को देख सभी लोग दंग रह जाते हैं। देखते ही देखते रीना सारा खाना खाकर खत्म कर देती है। इस बात से गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी पत्थरों से रीना को मारने लगते हैं। तभी एक औरत रीना की सास से कहती है, सुन कावेरी, तेरी बहू एक राक्षसनी बन चुकी है। अब हम इसे गांव में नहीं रहने देंगे, वरना ये पूरे गांव को तबाह कर देगी। हाँ तूने सही कहा, चलो इसी वक्त इसे भगा देते हैं। फिर सभी गांव वाले मिलकर
रीना को पत्थरों से मारते हुए उसे गांव से बाहर भगा देते हैं। भागती हुई रीना थोड़ी ही देर में जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन तभी रीना को उल्टी होने लगती है और वो साथ ही उसका सर भी घूमने लगता है। थोड़ी ही देर में रीना बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। तभी आसमान से गुजर रही नैना और सुनैना नाम की 2 परियां रीना को देख लेती हैं। अरे ये क्या, इस लड़की का शरीर तो बहुत ज्यादा विशाल है। आखिर एक इंसान का शरीर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ठहर जा, मैं अभी अपनी जादुई आईने में देखकर सारी सच्चाई का पता लगा लेती हूँ। उसके बाद सुनैना परी जादुई आईने में देखने लगती है। तभी उसे रीना के साथ घटी सारी घटना दिखाई देने लगती है। इस लड़की ने कुछ दिनों पहले एक बौनी जादूगरनी का अपमान किया था। उस जादूगरनी ने अपना बदला लेने के लिए इसके शरीर को विशाल बना दिया, इसीलिए इसकी ये हालत हो गई है। इस वक्त ये बहुत तकलीफ में है। लगता है इसे इसका सबक मिल गया है। अब हमें इसकी मदद करनी चाहिए। फिर दोनों परियां अपनी जादुई शक्ति से रीना के शरीर को फिर से साधारण रूप में बदल देती हैं। उसके बाद वो दोनों रीना को बौनी जादूगरनी के बारे में सब बता देती हैं। आज तो हमने तुम्हें ठीक कर दिया, लेकिन वादा करो कि आज के बाद कभी किसी की बेइज्जती नहीं करोगी और ना ही किसी का अपमान करोगी। हाँ, मुझे मेरा सबक मिल गया है। आज के बाद मैं जिंदगी में कभी घमंड नहीं करूंगी और ना ही कभी किसी की बेइज्जती करूंगी। फिर वो दोनों परियां रीना को उसके गांव पहुंचा देते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से रीना घमंड करना छोड़ देती है और खुशी से रहने लगती है।